Good morning students, this is my lecture 1 summary for India's 16 impairment of assets. ये टॉपिक का कवरेज दो पार्ट में होगा, इंडिविजुअल एसेट्स का इम्पेयरमेंट एंड इम्पेयरमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ एसेट दैट इज नोन एज CGU. अब इम्पेयरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एसेट्स, व्हाट डू यू मीन बाय इम्पेयरमेंट? अगर कोई एसेट की बुक वैल्यू का मतलब है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की वैल्यू, अगर वो 10,000 है लेकिन उसकी रिकवरेबल अमाउंट 8,000 है, तो फिर हम बोलेंगे एसेट की रिकवरेबल अमाउंट तो बुक वैल्यू से भी कम है, इसका मतलब है इंडिकेशन आ रहा है हमारा एसेट इम्पेयर्ड हो गया. सो हाउ टू कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस? कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ इम्पेयरमेंट एंड चेक इट विद द रिकवरेबल अमाउंट. इफ दैट रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन कैरिंग अमाउंट, देयर इज एन इम्पेयरमेंट लॉस. और वो इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री आएगी इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. देख लो 2,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस टू इम्पेयरमेंट लॉस. जैसे लेस फ्रॉम एसेट P&L डेबिट डेप्रीसिएशन होता है ना, सो डेप्रीसिएशन के बाद में भी अगर रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम है तो ये इम्पेयरमेंट लॉस भी वैसे ही होता है, लेस फ्रॉम एसेट एंड P&L डेबिट. लेकिन कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या? कैरिंग अमाउंट का मतलब है बुक वैल्यू, दैट इज बुक से जो वैल्यू लेते हैं बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ एसेट्स. हाँ, ये रिकवरेबल अमाउंट कैसे मिलेगी? सी, रिकवरेबल अमाउंट के लिए याद रखना, मैं अगर ये एसेट को आज मार्केट में बेचने जाऊं तो इसकी क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू है और बेचने पे जो खर्चा आएगा वो माइनस करके नेट फेयर वैल्यू, दैट इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल. या अगर मैं इसको यूज़ करूं, इसके लाइफ सपोज 5 ईयर्स है, 5 साल तक यूज़ करूं, तो हर साल मेरे को कितना कैश इनफ्लो मिलेगा उसकी अगर प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूँ तो उसको बोलेंगे वैल्यू इन यूज़. अगर उससे अमाउंट मेरे को अगर इसके यूज़ करने से ज़्यादा बेनिफिट है तो फिर मैं क्यों बेचूंगा? तो वही मेरी फेयर वैल्यू हो जाएगी. और अगर वैल्यू इन यूज़ कम है, नेट फेयर वैल्यू ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा बेचने में फ़ायदा, तो वो उसकी फेयर वैल्यू होगी. मैं बेच रहा नहीं हूँ. ये तरीका आंसर निकालने का, ये तरीका रिकवरेबल निकालने का, रिकवरेबल अमाउंट either value in use or net fair value, whichever is higher. So net fair value is nothing but expected fair value of assets minus cost of selling the asset. और value in use का मतलब है present value of all expected cash inflows including salvage value. लास्ट में जो salvage value मिलेगी उसका भी अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है. एक बार एसेट को इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर लिया तो एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है और वो जो नई रीवैल्यूड अमाउंट है वही रिवाइज कैरिंग अमाउंट का काम करेगी. जैसे यहाँ पे हमने 2,000 का लॉस बुक कर लिया, तो अब अपनी ये जो रिकवरेबल अमाउंट है ना 8,000, यही हमारी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है. सो डेप्रीसिएशन का अमाउंट पहले 10,000 पे था, अब 8,000 पे आएगा. सो आफ्टर रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ एसेट फ्यूचर डेप्रीसिएशन कम हो जाता है बिकॉज वो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट पे होता है. सो ये तो था इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, ये तो था इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट. अब इम्पेयरमेंट के बाद में आता है रिवर्सल. कुछ साल के बाद में अगर एसेट की वैल्यू सब्सिक्वेंटली राइज हो जाती है, इनफैक्ट पहले जब कम हुई थी तो इम्पेयरमेंट का लॉस बुक किया था, अगर फ्यूचर में सब्सिक्वेंटली अगर इम्पेयरमेंट नहीं वैल्यू बढ़ जाती है तो हम लोग उसको जो पुराना लॉस था उसको रिवर्स कर सकते हैं. सो आगे रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस का भी एक कॉन्सेप्ट आएगा कि सब्सिक्वेंट ईयर्स में अगर एसेट की रिकवरेबल अमाउंट बढ़ जाती है तो हमको रिवर्सल करना चाहिए जो पास्ट में लॉस बुक किया था. लेकिन रिवर्सल कैन नॉट बी मोर देन ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट. इसका मतलब है अगर एसेट इम्पेयर्ड नहीं हुआ होता तो आज उसकी क्या कैरिंग अमाउंट होती. जब रिवर्सल होता है, जब अपने को एप्रिसिएशन मिलता है एसेट की वैल्यू में, तो हम लोग यही बोलते हैं कि मानो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस को अगर सीधे सीधे समझो ना तो ये समझ लेना नलीफाइंग इम्पेयरमेंट लॉस. नलीफाइंग इम्पेयरमेंट लॉस का मतलब है इम्पेयरमेंट लॉस कभी हुआ ही नहीं. अगर इम्पेयरमेंट लॉस कभी हुआ ही नहीं तो एसेट आज वही कैरिंग अमाउंट पे होगी जो ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट है. इसका मतलब है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन माइनस कर करके जो आज नॉर्मल डेप्रीसिएशन माइनस करके कैरिंग अमाउंट होनी चाहिए थी. सो इम्पेयरमेंट लॉस को रिवर्स करने का मतलब है नलीफाइंग इम्पेयरमेंट लॉस. इसका मतलब है जैसे मानो कभी इम्पेयरमेंट लॉस था ही नहीं. अगर इम्पेयरमेंट लॉस था ही नहीं तो आज तक का डेप्रीसिएशन माइनस करके जो ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट होनी चाहिए वो वैल्यू बुक्स में शो करो.
तो रिवर्सल में हम लोग कितना अमाउंट रिवर्स कर सकते हैं? ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट रेस्टोर करने जितना। ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट रेस्टोर हो गई और उसके ऊपर और फर्दर अपने पास एप्रिसिएशन है, तो सी ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट के ऊपर का जो एप्रिसिएशन है वो तो रीवैल्यूएशन अपवर्ड्स माना जाता है, वो रीवैल्यूएशन रिजर्व्स में जाएगा अगर हम लोग रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हैं तो। इफ़ यू फॉलो रीवैल्यूएशन मॉडल, देखो मेरा 9000 का पहले कैरिंग अमाउंट था और 7000 वाज रिकवरेबल, तो 2000 का इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया। अब ये 7000 जो है ना, ये मेरी रिवाइज कैरिंग अमाउंट हो गई। 2 साल के बाद ये 7000 को और डेप्रीशिएट किया रिवाइज कैरिंग अमाउंट, तो ये 5444 हो गई। लेकिन 2 साल के बाद रिकवरेबल अमाउंट 9000, मतलब टोटल एप्रिसिएशन 3556 है। लेकिन अब ये एप्रिसिएशन है तो मेरे को इम्पेयरमेंट लॉस को रिवर्स करना पड़ेगा, तो मैं रिवर्स उतना ही कर सकता हूँ जितना ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट होता। अगर इम्पेयरमेंट नहीं होता तो ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट आज, इफ देयर वुड नॉट हैव बीन एनी इम्पेयरमेंट लॉस, तो 10,000 एसेट की कॉस्ट है, लाइफ 10 ईयर्स थी विथ नील रेसिडुअल वैल्यू। 10,000 लाइफ 10 ईयर्स का मतलब हर साल हजार का डिप्रिसिएशन, तो 3 साल में 3000 का डिप्रिसिएशन माइनस होके अगर इम्पेयरमेंट नहीं किया होता तो आज ये वैल्यू होती थी बुक्स में। लेकिन इम्पेयरमेंट के वजह से आज बुक्स में ये वैल्यू है। सो आज बुक्स में कितनी वैल्यू है? 5444। तो इसको बढ़ा के 7000 तक कर दो, मतलब 1556 को तो इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल बोलोगे, क्योंकि वो रिवर्स करने से एसेट वो वैल्यू पे आ जाएगी जो वैल्यू होनी चाहिए थी अगर इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होता। उसके ऊपर 7000 के ऊपर तो रिवैल्यूएशन अपवर्ड्स है, वो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स में जाना चाहिए। तो देखो एंट्री पास की है, टोटल एप्रिसिएशन टू रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस एंड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, और ये रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस चला जाएगा पीएनएल में, और रिवैल्यूएशन रिजर्व्स जाता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। वो बाद में आगे के लेक्चर में बताऊंगा। चलो दैट्स इट, मेरा लेक्चर 1 समरी इज ओवर। अब से रोज तुमको इम्पेयरमेंट की समरी मिलेगी, रिफर करते जाओ। चलो बाय बाय, थैंक यू।